हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विराज पाठशाला में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ का जो पिछली साल का जो पेपर हुआ था बीएड फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर का, उसी के बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो भी बच्चे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय के, उनको एक मोटा मोटी आइडिया मिल जाए कि जो है महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ में जो है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में किस प्रकार के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है विराज पाठशाला को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर और महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी जो है सबसे पहले हमारे चैनल पे जो है आपको प्राप्त हो सके। तो आइए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, ये देखिए, जैसा कि आप लोग जो है स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कि देखिए पेपर जो है प्रथम सेमेस्टर का है और एग्जाम जो हुआ था 2022-23 में हुआ था। और इस पेपर का जो नाम है प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय में जो है 4 पेपर होने वाले हैं, जो कि यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं पहले पेपर को, जिसका कोर्स कोड है 101। और जो है प्रश्न पत्र का जो नाम है वो है प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो इसको जिसे हिंदी में कहते हैं शिक्षा शास्त्र के सिद्धांत। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि पेपर जो है 3 घंटे का होने वाला है और मैक्सिमम मार्क जो है आपका 90 रहेगा, यानी कि 90। दोस्तों, यहाँ पे जो है 3 खंड में जो है प्रश्न पत्र बनाया जाएगा। देखिए, यहाँ पे जो है सेक्शन ए यानी खंड अ, जिसमें कि आप लोगों से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अति लघुत्तरी प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पे जो है आपको जो है 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे और सभी प्रश्न जो है 2 नंबर के होने वाले हैं और टोटल मार्क्स हो जाएंगे 20। यहाँ देखिए 20। दोस्तों, यहाँ पे 10 के 10 प्रश्न आपको करने होंगे और इन प्रश्न के उत्तर आपको जो है 50 शब्दों में जो है देने होंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों, आप लोगों से मेरा फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो देखिए, पहला प्रश्न है जो है, पहले प्रश्न का जो पहला यहाँ पे है, डिफाइन एजुकेशन, शिक्षा की परिभाषा लिखिए। दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे जो है शिक्षा के बारे में बताना है। जैसा कि आप लोगों को पता है, शिक्षा जो है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया होती है। आप लोग यहाँ पे जो है शिक्षा के बारे में बता सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि शिक्षा जो है पैदा होने से लेकर के जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। तो दोस्तों, अगर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम केवल आप लोगों को जो है थोड़ा-थोड़ा बताते हुए चलने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे दोस्तों दूसरा प्रश्न जो है, प्रजातंत्र की अवधारणा की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। ब्रीफली डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में आप लोगों को बताना होता है। जैसा कि आप लोग सभी देखिए, यहाँ पे प्रश्न से ही आप लोगों का उत्तर निकल जाएगा। प्रजातंत्र यानी जो है प्रजा का जो तंत्र है उसे क्या कहते हैं? प्रजातंत्र। यानी जो है जनता की सरकार, जो सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है उसे क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। इसी के बारे में जो आपको 50 शब्दों में लिखना है। समुदाय की जो है 2 विशेषताएँ लिखिए। यहाँ पे जो है समुदाय की जो है आप लोगों से 2 विशेषताएँ पूछी गई हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है बहुत ही आसान प्रश्न है। आप लोग आराम से इन सब प्रश्नों को कर सकते हैं। जैसे कि समुदाय जो है समूह में रहते हैं, इनका अपना विशेष स्थान होता है, इनका अपनी जो है एक विशेष संस्कृति होती है, विशेष धर्म होता है, इनका जो सभ्यता होती है, इनकी जो जाति अलग होती है। तो इन सब चीज़ों को मिला कर के, इन सभी पॉइंट्स को मिला कर के आप जो है 2 विशेषताएँ जो आप लिख सकते हैं आराम से। देखिए, यहाँ पे विद्यालय की परिभाषा लिखनी है, ठीक है ना? विद्यालय की परिभाषा आप लोग आराम से लिख सकते हैं। विद्यालय जो है एक औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत जो है ये आता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि शिक्षा को जो है औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों में बाँटा गया है। उसी की तरह विद्यालय शिक्षा जो है एक औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो है विद्यालय की परिभाषा बतानी है। मैं आप लोगों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आराम से जो है विद्यालय की परिभाषा बता देंगे। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं, छात्रों में राष्ट्रीय एकता विकसित करने के लिए कुछ सुझाव बताइए। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि बच्चों में जो भी छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं उनमें जो है राष्ट्रीयता कैसी पैदा किया जाए, कुछ ऐसे जो है सुझाव आपको बतानी होती है। जैसे कि इसमें आप लोग, जैसे कि मैं कुछ बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि आप अगर राष्ट्रीय एकता विकसित करनी है छात्रों में, तो आप इसको वाद विवाद, निबंध प्रतियोगिता और ऐसे प्रतियोगिताएं करवाएं जिसमें जो है राष्ट्रीय एकता जो है प्रदर्शित होती है। और दूसरा, आप लोग इसको एक पॉइंट ये भी दे सकते हैं कि अगर राष्ट्रीय एकता की भावना छात्रों में अगर विकसित करनी है तो पाठ्यक्रम में जो है राष्ट्रीय एकता से संबंधित जो है पाठ्यक्रमों को जो है आप लोग उसमें ऐड कीजिए।
तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें बताना है आपको लक्ष्य और दूरदर्शिता में अंतर। तो यहाँ पे जो छठवां क्वेश्चन, लक्ष्य और दूरदर्शिता में अंतर बताना है, डिफरेंशिएट बिटवीन मिशन एंड विजन। तो दोस्तों कम से कम आप लोगों को छोटे छोटे दो दो पॉइंट जो है देते हुए आगे इसमें बढ़ जाना होगा। इसके बाद देखिए, प्रभावी विद्यालय की कोई 4 विशेषताएं बताइए। तो राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव स्कूल। कि जो प्रभावी विद्यालय है उनमें आपको जो है 4 विशेषताएं बतानी होती है कि कोई भी विद्यालय प्रभावी तरीके से कैसे काम करता है। यहाँ पे जो है इसमें आप जो छात्र और शिक्षक, इसके बाद पाठ्यक्रम, विद्यालय का वातावरण, इन सब के बारे में जो आप लोग बता देंगे तो भी काम चल जाएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे बताना है शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन से आप क्या समझते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय वेस्टेज एंड जो है स्टेग्नेशन इन एजुकेशन। तो दोस्तों यहाँ पे जो है अपव्यय क्या होता है, तो मैं बता देना चाहता हूँ। अपव्यय का अर्थ होता है बालकों का प्राथमिक शिक्षा को बिना पूरा किए ही हट जाना। ठीक है, मतलब कोई भी बालक अगर जो है एडमिशन लेता है और वो अपने प्राथमिक शिक्षा को जो पूरा नहीं करता है तो उसे क्या कहते हैं, अपव्यय। अगर वहीं पे अगर हम अवरोधन की बात करें तो अवरोधन जो होता है कि एक ही कक्षा में 1 वर्ष से अधिक रुक जाना जो है उसे कहते हैं अवरोधन। अपव्यय और अवरोधन से जो है शिक्षा, समय तथा आर्थिक क्षति बहुत ज़्यादा होती है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक शिक्षा के किन्हीं 2 उद्देश्यों का जो वर्णन कीजिए। इंग्लिश में क्या है, तो राइट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। देखिए पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्यावसायिक शिक्षा होती क्या है, तभी आप उसके उनके जो है उद्देश्यों का वर्णन कर पाएंगे। पहले जैसे कि व्यावसायिक शिक्षा जो होती है इसमें क्या होता है, तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत जैसे इसमें आपको तकनीकी कौशल आदि की जो है बारे में जो है बताया जाता है। जैसे ITI हुआ, बीटेक, ये सब क्या है, व्यावसायिक शिक्षा है, ताकि आपको जो है आगे चल कर के जो है अपनी रोजी-रोटी, रोज़गार बनाने में कोई दिक्कत ना हो। इसे क्या कहते हैं, व्यावसायिक शिक्षा है। तो व्यावसायिक शिक्षा के जो आपको 2 उद्देश्यों का वर्णन यहाँ पे करना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द 5+3+4 स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन एज सजेस्टेड बाय NEP, यानी कि न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020। तो नई शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाए गए 5+3+3+4 की शैक्षिक संरचना से आप क्या समझते हैं। देखिए ये 10वां क्वेश्चन है खंड अ का, यानी सेक्शन ए का जो है लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ बता देना चाहता हूँ कि ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें जो है स्कूली शिक्षा के 4 चरण शामिल किए गए हैं। जो यहाँ पे जो ये 5 दिया गया है, इसका मतलब होता है मूलभूत चरण 5 वर्ष के लिए, इसके बाद जो है 3 प्रारंभिक चरण जो है 3 वर्ष के लिए, इसके बाद फिर मध्य चरण 3 वर्ष के लिए, और जो ये 4 है माध्यमिक चरण जो है 4 वर्ष के लिए। यही क्या है, स्ट्रक्चर है, यहीं पे जो है आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आप देख लीजिएगा इस बार जो है, मूल्य क्या होता है, मूल्यपरक शिक्षा क्या होती है, वैश्विक शिक्षा क्या होती है, ये सब जो है आप लोग जरूर देख करके जाइएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके बाद हम लोग दोस्तों देखते हैं खंड ब। इसमें जो दोस्तों आप लोगों को जो है 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 8 नंबर के होने वाले हैं, और जो टोटल मार्क्स यहाँ पे जो है 40 नंबर के होंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो है आपको जो है और करके क्वेश्चन दिया रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे और 2 में से आपको एक क्वेश्चन जो है करना होगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन खंड बी का जो है क्या है, तो व्हाट डू यू मीन बाय द एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, ब्रीफली डिस्क्राइब द रोल ऑफ होम एज एन इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा के अभिकरणों से आप क्या समझते हैं, एक अनौपचारिक साधन के रूप में परिवार की शिक्षा में क्या भूमिका है। इसको जो है आप वो देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताना भूल गया कि ये जो प्रश्न है खंड ब में जो है आपको 200 शब्दों में लिखना है, और ये 8 नंबर का रहेगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, शिक्षा के अभिकरण में एक औपचारिक शिक्षा होती है, एक अनौपचारिक शिक्षा होती है। औपचारिक शिक्षा में जो है विद्यालयी शिक्षा को जो है सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि औपचारिक शिक्षा में अगर आप विद्यालय गए होंगे तो आप देखे होंगे कि उसका एक फिक्स्ड प्लेस होता है, एक निश्चित स्थान होता है, उसमें शिक्षक होते हैं, उसका जो है पाठ्यक्रम होता है, उसमें जो है प्रबंधक होते हैं, मतलब एक निश्चित वातावरण होता है। तो ये सब क्या है, ये सब औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें अनौपचारिक शिक्षा, तो जो शिक्षा हम लोग जो है रेडियो, समाचार पत्रों से, रेडियो से, परिवार से, दोस्तों से, यानी अन्य किसी अन्य समूह से प्राप्त करते हैं, उसे क्या करते हैं, अनौपचारिक शिक्षा। तो उसी अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत जो है परिवार से मिलने वाली शिक्षा की भूमिका के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो पहले आपको यहाँ पे शिक्षा के अभिकरणों से आप क्या समझते हैं उसके बारे में बताना है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है,
अनौपचारिक साधन के रूप में परिवार की भूमिका के बारे में आपको बताना है। तो आइए दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए और है, और करके इसमें से आप ये या तो ये क्वेश्चन करिए या तो ये बताना है कि शिक्षा के क्षेत्र की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डू यू प्रपोज टू एजुकेट द चाइल्ड इन ए प्लान डेमोक्रेटिक सोसाइटी? यानी कि सुनियोजित जनतांत्रिक समाज में आप बच्चे को किस प्रकार शिक्षा देने का प्रयास करेंगे? या तो आप इस क्वेश्चन को करिए या तो आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं, समाज तथा विद्यालय के संबंधों की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों इन दोनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन करना होगा। इसके बाद आइए जो है अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन, इस चौथा क्वेश्चन क्या है, ये हम लोग हिंदी वाला देखते हैं कि सीखने का संगठन यानी कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की मुख्य विशेषताएं बताइए। एक विद्यालय को कैसे सीखने के संगठन में परिवर्तित किया जा सकता है, सुझाव बताइए। या तो आपको इसको करना है या बताना है कि एक बहुसांस्कृतिक एवं बहुभाषाई कक्षा में अध्यापक को किन किन मूल्यों का ध्यान रखना चाहिए, विवेचना कीजिए। यानी कि अगर एक कक्षा में अगर अलग अलग संस्कृति के बच्चे हैं और अलग अलग भाषा के बच्चे हैं तो अध्यापक को जो है किन मूल्यों का ध्यान रखना चाहिए ताकि कोई भी बच्चे को जो है शिक्षा में लेने में कोई कठिनाई न हो, उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे बताना है। आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, डिस्कस द रोल एंड फंक्शन ऑफ एनसीईआरटी यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद की भूमिका और कार्य पर प्रकाश डालिए। दोस्तों आजकल आप देख ही रहे हैं कि जो है एनसीईआरटी पैटर्न हर जगह जो है फॉलो हो रहा है। किसी भी विद्यालय में, चाहे यूपी बोर्ड है या अन्य, सभी जो है पुस्तकें जो है एनसीईआरटी आधारित आ गई हैं। तो एनसीईआरटी के बारे में आप लोगों को यहाँ पे बताना है। या तो आप इसको करना है या तो आपको बताना है कि भारत में व्यावसायिक शिक्षा की समस्याओं की विवेचना कीजिए। इन दोनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। आगे डिस्कस करते हैं छठवां क्वेश्चन, तो छात्र शिक्षक अनुपात की अवधारणा का क्या अर्थ है, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। या तो इसको करना है या तो और या अथवा जो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आरटीई एक्ट 2009 यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। दोस्तों जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ये भारतीय संविधान का जो है 86वां 86th अमेंडमेंट किया गया था, यानी कि 86वां संविधान संशोधन करके जो है 2005 में इसको जो है लाया गया था। 86वां संविधान संशोधन जो है किया गया था और इसको जो है लाया गया था 2009 या 10 में जो इसको लागू किया गया था। थोड़ा सा मैं भी भूल रहा हूँ लेकिन फिर भी इसको शायद 2009 में आया था, 2010 में इसको लागू कर दिया गया था। तो दोस्तों इसके बारे में आपको जो है बताना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद आप लोगों को जो है सेक्शन सी यहाँ पे आ जाएगा, खंड स। इस खंड स में मैं बता दूं कि आपको जो है दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। खंड स में जो है दीर्घ उत्तरी प्रश्न और जो है ये 500 शब्दों में 500 वर्ड्स में जो आपको यहाँ पे उत्तर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है लगभग लगभग 5 प्रश्न आपको देखने को, शायद 4 प्रश्न रहते हैं, उनमें से जो है 2 प्रश्न आपको करने होते हैं। देखिए जैसे कि 7 हो गया, इसके बाद देखिए 8 9 10 यानी कि 4 प्रश्न में से जो है आपको जो है 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और एक प्रश्न जो है वो 2 नंबर का, और सॉरी 15 नंबर का होता है और 2 प्रश्न होते हैं। टोटल मार्क्स यहाँ पे 30 होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं 7वां प्रश्न। तो शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? शिक्षा मनुष्य के हित में कौन कौन से कार्य करती है, विस्तार पूर्वक लिखिए। ये आपका 7वां प्रश्न है, इसको आपको 500 शब्दों में इसके उत्तर देने हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं 8वां क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आधुनिक विद्यालयों की भूमिका का आलोचनात्मक विवरण दीजिए। ये आपका जो हो गया 8वां क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों ये हो गया 9वां क्वेश्चन कि निश्चित प्रयासों के बाद भी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य अब तक प्राप्त नहीं हो पाया है, प्राथमिक शिक्षा की चुनौतियों की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों ये सब जितने भी आंसर लिखने हैं आपको जो है 500 शब्दों में लिखने हैं और ये प्रश्न जो है 15 नंबर का है, जैसा कि हम लोग ऊपर देख चुके हैं। आइए दोस्तों देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। भारत में शिक्षा की स्थिति का वर्णन कीजिए। शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की भूमिका एवं उत्तरदायित्वों की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों हम लोगों ने आज यहाँ पे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो है पेपर जो है एक बार देख लिया है कि किस प्रकार के जो है प्रश्न यहाँ पे जो है पूछे जा रहे हैं। ये जो है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर है महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ का है। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।